हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई द यूएस फेड विल कीप रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। आप आज की आर्टिकल में आप देखो कि यूएस के फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया में आरबीआई है उसी तरह यूएस में फेडरल रिजर्व है, ये वहाँ का सेंट्रल बैंक है। अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, तो ये टॉपिक पे आर्टिकल्स बहुत आ चुके हैं पास्ट में भी। हमने इसके ऊपर बात भी कर ली है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जिन लोगों ने वीडियो देखी है पहले, तो आप इसको रिवीजन की तरह देखो, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो उनको थोड़ा समझने का अभी मौका मिलेगा कि क्या होता है इंटरेस्ट रेट से, मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सॉरी। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि अभी जो इंटरेस्ट रेट हो चुका है दैट इज़ अराउंड 4.5%, और अभी 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है। बेसिस पॉइंट क्या होता है कि सपोज कोई ऐसा मैं नंबर लिख रहा हूँ 5.75, ठीक है, और ये इंक्रीज होके हो गया 6, तो मतलब यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे बेसिस पॉइंट। ओके, तो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने या घटने का इम्प्लीकेशन क्या होता है, उसके पहले यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, फेडरल फंड्स रेट। अब ये क्या है, तो जैसे इंडिया में आप सुनते होंगे कॉल मनी। कॉल मनी क्या है? एक होती है कॉल मनी, दूसरी होती है नोटिस मनी। ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर आपने हमारा कोर्स लिया है या फिर आप किसी दूसरे कोर्स को भी अगर फॉलो कर रहे हो, तो मनी मार्केट चैप्टर में आपको ये दोनों टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कोई एक बैंक दूसरे बैंक को ओवरनाइट फंड्स प्रोवाइड करता है, लेंड करता है, राइट। तो ये ओवरनाइट का मतलब हो गया 1 डे या फिर 1 वर्किंग डे। नोटिस मनी कॉन्सेप्ट यही है, बस इसमें ड्यूरेशन बढ़ जाती है। दैट इज कि आप नोटिस मनी के थ्रू 2 to 14 डेज के लिए किसी दूसरे बैंक को प्रोवाइड कर सकते हो फंड्स, ठीक है। तो ये कॉल मनी है, नोटिस मनी है। अब जिस रेट पे ये ऑफर किया जाता है वो रेट यूएस में उसको बोलते हैं फेडरल फंड्स रेट, तो ये बढ़ा दिया गया है, राइट। इंडिया में एक आरबीआई का इंस्ट्रूमेंट है एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक तो ये है, दूसरा है मिबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, जो कि बहुत हद तक लिबोर से इंस्पायर्ड है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है। तो ये दो हमारे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कॉल मनी या फिर नोटिस मनी की रेट्स डिसाइड होती है, ठीक है। तो यूएस में जो इसका काउंटर पार्ट है उसके रेट्स को बढ़ा दिया गया है, यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ा है, और जो इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ा है, ठीक है। तो इसके बढ़ने से क्या होता है कि अगर बैंक्स दूसरे बैंक से भी अगर बोरो करना चाहे तो वो कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है उनके लिए। एंड मार्केट में जो ऐसे इंटरेस्ट रेट है वो तो खैर बढ़ ही रहा है, मतलब अगर किसी बैंक को वहाँ के सेंट्रल बैंक से, फेडरल रिजर्व से बोरो करना हो तो वो भी रेट बढ़ा है। अब हम आएंगे कि अब ये बार बार इंक्रीज हो क्यों रहा है। तो सबसे पहला तो रीज़न ये है, जो हम बार बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। वैसे हम इस पर ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं, बट फिर भी मैं इसको एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपको लॉजिक इसका समझ में आए क्यों ऐसा होता है। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है इसको आप रिवीजन की तरह देखिए बस। तो इन्फ्लेशन की मीनिंग क्या होगी? इन्फ्लेशन की मीनिंग सिंपली ये होगी कि टू मच मनी, ठीक है, फॉलोइंग आप इसको बोल सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा पैसे हों लेकिन मार्केट में जो आप चीज़ों को परचेज कर सकते हो तो वो उसकी वॉल्यूम कम हो गई है, ठीक है। तो फॉलोइंग फ्यू गुड्स मतलब कि लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लोग कंज्यूम करना चाहते हैं लेकिन मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जब सप्लाई मार्केट में बहुत कम हो जाती है तो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे पे करने को रेडी हो जाते हैं सो दैट उनको वो चीज़ मिल जाए, राइट। तो उस केस में भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सॉरी दूसरा कारण ये हो सकता है कि डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किसी चीज़ की। डिमांड का लेवल जो था और जो सप्लाई का लेवल है, तो सप्लाई कम नहीं हुआ है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरे केस में ये हो सकता है कि डिमांड सेम रहे लेकिन सप्लाई बहुत कम हो जाए। किसी भी केस में जो इफेक्टिव डिमांड और सप्लाई का बैलेंस होता है, अगर किसी भी एक फैक्टर से वो मतलब अनबैलेंस हो जाए तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि सप्लाई डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया रीज़न जो हम मार्केट के एंगल से बात करें। तो दूसरा एंगल ये हो सकता है कि जब पैसे बहुत ज़्यादा, कोई भी सेंट्रल बैंक मान लो कि बहुत ज़्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट करने लग जाए, ठीक है, उस केस में भी क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है।
तो जब भी ऐसा होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो सबसे पहला काम जो सेंट्रल बैंक करती है वो रेपो रेट को बढ़ाती है। जैसे इंडिया में आरबीआई के बारे में आपने सुना होगा ऐसे कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं तो उसमें या तो बढ़ाया जाता है रेपो रेट या फिर घटाया जाता है या फिर उसको सेम रखा जाता है। तो ये डिफरेंट स्टांसेस होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है कि रेपो रेट को बढ़ा देती है। अब रेपो रेट को बढ़ाने से होता ये है कि बैंक्स को ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है आरबीआई से बोरो करने में, और अगर बैंक को ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है तो फिर ये कॉस्ट इफेक्टिवली ट्रांसफ़र होगा कस्टमर्स पे। ठीक है, तो यानी जो लोन का रेट है वो बढ़ता है। अब अगर लोन के रेट्स को बढ़ा दिया जाए तो कस्टमर्स थोड़े से डिस्करेज हो जाते हैं, वो ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहते, राइट। तो जब भी मनी सप्लाई या फिर जब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है मार्केट में तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है। तो ये हमने देख लिया कि इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट से क्या कनेक्शन है। अब प्रॉब्लमेटिक ये है यहाँ पे कि जो अभी हिंट्स आ रहे हैं, जो फेडरल रिजर्व के वहाँ पे गवर्नर हैं, जो जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं वैसे यहाँ पे उसके मान लो कि चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि हम 5.1% तक भी बढ़ा सकते हैं, जो कि अभी कितना है 4.5%। तो अभी भी अगर आप देखो तो 60 बेसिस पॉइंट का स्कोप अभी भी है बढ़ाने का, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी इसके ऊपर कोई जब भी उनकी कोई स्टेटमेंट आती है तो आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस के इकोनॉमी में जब भी कुछ होता है उसका इम्पैक्ट बाकी सारे कंट्रीज पे भी पड़ता है। अब हम आते हैं फिर आर्टिकल में क्या बात की गई है, और कि ये फेडरल रिजर्व क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन में है। उसका सबसे पहला कारण है कि एक तो वहाँ पे स्लो डाउन है। स्लो डाउन का मतलब क्या हो गया कि जो वहाँ की इकोनॉमी है उसका आउटपुट कम हो गया है। ठीक है, आउटपुट कम हो गया है मतलब कि वो उनकी जीडीपी थोड़ी सी इससे हैम्पर होगी। जिस एक्सटेंट तक वो अपने इकोनॉमी में गुड्स को या सर्विसेज को रेंडर करते थे या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कंजम्पशन भी कम हुआ है। तो आइडियली होना ये चाहिए कि अगर मान लो स्लो डाउन है तो उस केस में कंपनीज अपने वर्कर्स को ले ऑफ करती है। क्योंकि अगर मान लो किसी भी कंपनी का सामान नहीं बिकेगा तो वो अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को सबको पे नहीं कर सकते, राइट। तो जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा लाइक जब ले ऑफ्स होते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कंपनी अब अफोर्ड नहीं कर पा रही है, उनको हटाया जाता है, राइट। स्लो डाउन में यही होता है, कंपनियों के फिनेंशियल हेल्थ पे बहुत बर्डन पड़ता है तो वो कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम उल्टी है। यहाँ पे स्लो डाउन तो है ही यूएस में, ऊपर से उनको लेबरर्स भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, लोग विलिंगली काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर स्लो डाउन के बाद भी अगर स्लो डाउन में तो कंपनियां फोर्स होती हैं लेबर को ले ऑफ करने के लिए। यहाँ पे उल्टा केस है कि उनको लेबर ही नहीं मिल रहा। अब लेबर नहीं मिल रहा तो वो क्या कर रहे हैं कि लेबरर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको हायर वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि एटलीस्ट वेज बढ़ने से ही लोग काम पे आ जाएं। तो जब वेजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो उससे क्या होता है कि जो वेजेस है जो आपको लेबरर्स को देने हैं, अगर आप उनको ज़्यादा पैसे पे कर रहे हो तो वो इनडायरेक्टली आपके फिर गुड्स या सर्विसेज में भी रिफ्लेक्ट होगा और चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं वेज इन्फ्लेशन। मतलब कि अगर इन्फ्लेशन इस वजह से बढ़ी है, महंगाई किसी चीज़ के दाम बस इसलिए बढ़े हैं कि जो उसके वर्कर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गए या फिर कहीं भी जो वर्कर्स वहाँ पे इन्वॉल्व है, अगर उनकी वेजेस बढ़ गई है उसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़े हैं तो उसको बोलते हैं हम वेज इन्फ्लेशन। तो यूएस में वेज इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। ओके तो अब फेडरल रिजर्व क्या कर रही है कि वो रेट्स को बढ़ा रही है सो दैट कंपनीज थोड़ी सी डिस्करेज फील करे फर्दर ज़्यादा रेट पे, ज़्यादा वेज पे वर्कर्स को हायर करने के लिए। अभी वहाँ का डेटा आया था तो वहाँ पे अभी 50% 50% नहीं 50 ईयर्स में वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी तक का सबसे हाई है। जो अभी फिलहाल वहाँ का रेट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो 50 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की सेंट्रल बैंक बहुत वरीड है और वो बहुत ही डेस्परेट मेजर्स ले रही है सो दैट इसको कंट्रोल कर पाए। अब ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि फिर इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हर आर्टिकल में जब भी यूएस के इंटरेस्ट रेट की बात होती है तो हम लास्ट में इंडिया की भी बात करते हैं कि इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं बॉन्ड का, क्योंकि आखिरी वीडियो जो हमारी थी इस टॉपिक पे वो यूएस बॉन्ड को लेके ही था, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। होता क्या है कि कोई भी
कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी, उसको डेट चाहिए होता है, उसको फंड्स चाहिए होते हैं। अब फंड्स रेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, इक्विटी से भी हो सकता है, वो डेट से भी हो सकते हैं। डेट एज इन कि आप बैंक से लोन भी ले सकते हो, और दूसरा कि आप बॉन्ड भी इशू कर सकते हो। अब बॉन्ड में और बैंक के लोन में क्या फ़र्क है कि जब बैंक के लोन्स होते हैं उनके कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कभी कभी। जैसे मान लो अमाउंट अगर बहुत बड़ी है तो बहुत सारे केसेस में बैंक्स कुछ ऐसे कंडीशंस भी रखती है, जैसे कि जब तक आप अपना पूरा लोन पे नहीं करते आप फर्दर कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आप जब तक पूरा अमाउंट पे ऑफ नहीं करते तब तक आप किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपनी जो बहुत बड़ी है, जिनको अमाउंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो बैंक के पास जाना नहीं प्रीफर करते, बैंक को वो अपना लास्ट रिसोर्ट मानते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि इतने सारे कंडीशंस हैं और बैंक का जो रेट होगा लोन का वो बॉन्ड से यूजुअली कम होता है, बट फिर भी कॉर्पोरेट्स बॉन्ड को ही प्रेफर करते हैं थोड़ा एडिशनल इंटरेस्ट रेट इस पे देके। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है, यहाँ पे बस आपने ये बोला कि मैं आपको इतने सालों बाद पैसे पे कर दूंगा। उसमें हो सकता है कूपन भी इन्वॉल्व हो, जो कि ईयरली पेमेंट होती है या फिर हाफ ईयरली पेमेंट होती है। तो ये कंडीशंस बहुत ही ईजी कंडीशंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो उनको दिक्कत नहीं होती, बोरोवर्स को प्रॉब्लम नहीं होती। नाउ अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए मार्केट में, तो मतलब कि बैंक से जो आप लेंड कर बोरो कर रहे हो उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई। तो इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ेगा बॉन्ड का कूपन रेट भी आपको उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो 6% पे, तो कंपनी ने ये बोला कि 6% मैं नहीं लूँगा, मैं बॉन्ड इशू करूँगा 7% पे। क्यों? क्योंकि भले ही 1% मुझे यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, लेकिन बैंक की जितनी टफ कंडीशंस होती है वो यहाँ पे नहीं है। तो आपने टफ कंडीशंस को फॉलो किया, उसके बदले में आपने 1% एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कंपनीज को जो उनके बॉन्ड्स इशू होने वाले हैं उस पर ज़्यादा कूपन रेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि जिन लोगों ने पहले बॉन्ड ले रखा है उनको अब पता है कि अब जो फ्रेश बॉन्ड्स आएंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद, तो जो फ्रेश बॉन्ड्स आने वाले हैं उस पर उनको हायर कूपन रेट मिलेगा। इसलिए जो पुराने बॉन्ड्स इशू हो चुके हैं तो वो उनकी मतलब पॉपुलैरिटी या फिर उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो इसीलिए जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं उनकी प्राइस डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि दे हैव लेसर नंबर ऑफ टेकर्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो आगे बॉन्ड्स इशू होने वाले हैं वो हायर कूपन रेट पे मिलेंगे, ठीक है। तो अब मान लो कि यूएस के मार्केट में जो यूएस के बॉन्ड्स है, वहाँ के सेंट्रल बैंक ने अगर ये बोला कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो मतलब वहाँ के जो नए बॉन्ड्स इशू होने वाले हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो उस केस में क्या है कि इंडिया या फिर किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बाहर के लोग होते हैं, सपोज यूएस के लोग ही हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है, अगर उनको उन्हीं के कंट्री में ज़्यादा मतलब उनके खुद की कंट्री में बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो फिर इंडिया में क्यों करेंगे वो इन्वेस्ट। इसलिए जब भी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, वहाँ के बॉन्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और जो इंडिया में यूएस के सिटीजन्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो अपना पैसा यहाँ से निकाल के यूएस में लगाने लगते हैं। तो यूएस में जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे इंडिया को थोड़ा नुकसान है। अब इंडिया क्या करती है कि आरबीआई इसको काउंटर करने के लिए फिर यहाँ का या तो रेपो रेट बढ़ा देगी, ठीक है। अभी हम इसी पे स्टिक करते हैं कि अगर आरबीआई ने भी रेपो रेट बढ़ा दिया तो फिर यहाँ के बॉन्ड्स भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे पहले के। तो ये एक थोड़ा सा बैलेंस करने का तरीका है कि जब भी यूएस में हाइक होता है आप नोटिस करना कि पेपर में उसके नेक्स्ट जब भी एमपीसी की मीटिंग होगी तो आरबीआई उसमें थोड़ा ना थोड़ा हाइक जरूर करती है, ठीक है। तो आज का कंटेंट इतना ही था। न्यूज़पेपर में जितने भी ब्रॉड पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कशन में कवर कर दिया ऑलरेडी। सो आज का कंटेंट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और फर्दर इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं जो मेरे से शायद मिस हो गई हो वो आप ऐसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।